प्रार्थना हुआ। भाई सभी लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। क्या नाम है? रविंद्र जी क्या है? म्यूट जी, करिए। रविंद्र कुमार तिवारी है जी। जी रविंदर जी म्यूट कर लीजिए आप। जी। चलिए आज की कक्षा का हम लोग प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु। अभी लेटो, थोड़ी देर लेट लो। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलो भगवान शंभो मंगलो वृषभध्वज मंगलो पार्वतीनाथ मंगलायतनो हर। मंगल मूर्ते नमः। सभी को राधे राधे। रविंद्रनाथ जी आप मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। रविंद्र जी म्यूट कर लीजिए भगवान। जी धन्यवाद। हम लोग कल की कक्षा से आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों को हमने बताया था कि ये चीजें, जो चीज कल हमने आपको बताया, प्रयास किया आपको बताने का, वो चीजें कितने लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, कम लोगों के समझ में आई क्या? ठीक है, सुंदर। 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग। ऐसे 1 मिनट का समय दीजिए। भगवान आप हैं क्या? भगवान आप हैं ग्रुप में? आचार्य जी? जी, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी गुरुदेव, सुनाई दे जी रहा है। गुरु जी। जी जी। आप लोगों को हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? दिख रही है। सुंदर। ये देखिए, आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा होगा ऋषिकेश पंचांग। दिख रहा है गुरुजी। हाँ, इस ऋषिकेश पंचांग में हम विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे। पर कल हम लोग संवत्सर की चर्चा कर रहे थे, संवत की चर्चा कर रहे थे। तो इस पे यहाँ प्रारंभ में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है संवत्सर का नाम श्री संवत 2081, साके 1946, पिंगल नाम आब्दः, अर्थात यह पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है। और यह हमने आप लोगों को कल बताया भी था कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि वर्तमान समय में कौन सा संवत्सर चल रहा है। कैसे पता करेंगे? तो हमारा जो ईस्वी सन है, उस ईस्वी सन में हम ईस्वी सन में हम 57 जोड़ देंगे। 57 जोड़ने से जो ज्ञात होगा वह हमारा संवत्सर होगा, संवत होगा। और उस संवत में हम 9 जोड़ करके 60 से भाग दे देंगे। जितना शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, हमें वर्तमान समय का संवत्सर पता चल जाएगा। यहाँ एक समस्या होती है। अमूमन समस्या क्या होती है? संवत बदलता है, संवत बदल जाता है कब? अगले वर्ष मार्च उर्च में जब फाल्गुन वही संवत जलता है, होलिका के बाद संवत्सर बदल जाता है। परंतु हमारा जो ईस्वी सन है वह 2-3 महीने पहले ही चेंज हो जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये सन तो हो जाएगा 2025, लेकिन हमारा संवत वह कौन सा चलता रहेगा? 2081 ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर गणना में थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, पर अक्षरशः हमारे काम के योग्य इतनी चीजें हैं, अतः इसे हमें ग्राह्य कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, हम संवत के आगे बढ़ते हैं। संवत्सर में इस पेज पर आप देखेंगे तो आपको बहुत से चीजें मिलेंगी। यहाँ लिखा हुआ है विवाह में पंचशला का बाढ़ पंचक विचार। इसमें जो पंचक विचार है उसके बारे में बताया है। इन चीजों को हम बताएंगे आप लोगों को इत्मीनान से। और उसके बाद इस पे बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। और यहाँ पर इसमें ग्रहों का उदय और अस्त तथा दिशाएं लिखी रहती हैं। तो इस प्रकार से ये पंचांग का ऊपर का भाग है। और इसमें जो है वह इसको आप इतना देख सकते हैं, पर आपको मूलतः संवत्सर देखने के लिए इस स्थान पर आपका संवत्सर लिखा रहता है। अभी इतने की ही आवश्यकता है। इससे आगे की चीजें जब आएंगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब चलते हैं सीधे सीधे अपने पंचांग के पेज पे, जहां से हमको पंचांग देखना सीखना है। हम लोग पंचांग के पेज पे चलते हैं और किसी भी माह का एक पंचांग जो हमारा खुल गया, अब इसी पंचांग को ग्रहण कर लेते हैं और इसी को ले लेते हैं। यहां देखिए आप, ऊपर लिखा हुआ है संवत का नाम, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ऊपर लिखा हुआ है श्री संवत 2081। अब भैया ये 2081 संवत तो हमने बता दिया कैसे निकलता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है शक। ये शक संवत है। पहला जो 2081 है ये विक्रम संवत है, और 1946 जो लिखा हुआ है ये शक संवत है। शक संवत का ज्ञान कैसे होता है? शक संवत को हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा शक संवत चल रहा है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है? सीधा सीधा जो हमारा संवत्सर चल रहा हो, जो विक्रम संवत चल रहा हो, उसमें 135 वर्ष घटा देने से हमें शक संवत ज्ञात हो जाता है।
कितने वर्ष घटाना है? 135 वर्ष। घटा के आप लोग एक बार देख लो। अभी संवत विक्रम संवत चल रहा है 2081, इसमें से 135 वर्ष घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 46। 1946। 1946 आपके सामने लिखा हुआ है 1946। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सन से आप इस प्रकार से अन्य अन्य चीजों का ज्ञान कर सकते हैं। कैसे कैसे ज्ञान करेंगे भैया? पहले सन का पता होगा तो उसमें 57 जोड़ देंगे तो आपका संवत निकल जाएगा, और उसके बाद संवत के आधार पे गणना करेंगे तो आपका शक संवत से आपका वो निकल जाएगा। भाई सन से विक्रम संवत ज्ञात कर लो, विक्रम संवत में 135 घटा दो, शक संवत आपको प्राप्त हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई या प्रॉब्लम है कोई? क्लियर है सर। आ गई गुरुदेव, आ गई। अब बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर लिखा हुआ होगा, अगला शब्द क्या लिखा है उसी के आगे पढ़ो तो लिखा है उत्तरायण। लिखा है उत्तरायण ना। अब ये उत्तरायण क्या होता है? उत्तर अयन क्या होता है, हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। अब इसके बारे में हमें समझना है। तो देखो अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो विधिवत करेंगे। अभी अयन को समझने के लिए आपको बस इतना समझना है कि दो अयन होते हैं, एक तो उत्तर अयन होता है, दूसरा दक्षिण अयन होता है। उत्तर अयन को सौम्य अयन भी कहते हैं और दक्षिण को याम्य, दक्षिण दिशा को याम्य दिशा भी कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं आपको संस्कृत के पंचांग में याम्य अयन भी लिखा हुआ मिलेगा। ये अयन कब होते हैं? तो ये देखो सूर्य की जो गति होती है, सूर्य भी वर्ष में चलता रहता है। जैसे हम सभी लोगों का ये मास है, जैसे चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है भैया? जो चंद्रमा के आधार पे, तिथियों के आधार पे चलता है उसे हम चंद्रमास कहते हैं। कैसे? जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक एक चंद्रमास होता है। जैसे अभी चैत्र मास, अभी हिंदी महीने जब आपको बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि मास कौन कौन से होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस प्रकार से हिंदी के महीनों में, हिंदी के ये मास है, हिंदी के महीने हैं। तो इस प्रकार से सौर मास भी चलता है। सौर मास में क्या होता है कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर गति कर जाता है, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक जाता है। जैसे सूर्य मेष राशि पे रहता है, मेष राशि से जब गुरुजी आप लोगों को भचक्र पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे कि सूर्य यहां से चलते 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 एक राशि से राशि परिवर्तन करके जब जैसे मेष राशि से वृष राशि पे जाता है तो अगली संक्रांति दूसरी संक्रांति हो जाती है। और जब सूर्य दूसरी राशि से तीसरी पे जाता है एक राशि आगे, तो ऐसे सूर्य की गति होती रहती है। सूर्य की गति आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये गतियां जब बढ़ती हैं तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक जाता है। तो सूर्य को एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक जाने में जो समय लगता है उसे हम सौर मास कहते हैं, सूर्य मास कहते हैं। तो ऐसे ही सूर्य जिस संक्रांति पे रहता है, जैसे जब सूर्य मकर राशि से प्रारंभ होकर, जैसे सूर्य जब मकर राशि पे प्रवेश करेगा, आप लोग देखे होंगे मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य मकर राशि पे प्रवेश करता है तो जब मकर राशि में सूर्य जाता है तो मकर राशि से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहता है, इन 6 राशियों में सूर्य के रहते रहते हम इसे उत्तरायण कहते हैं। जो ही
मिथुन की संक्रांति खत्म होती है और कर्क की संक्रांति प्रारंभ होती है, कर्क संक्रांति होती है, वहीं से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, अर्थात सूर्य का झुकाव दक्षिण की तरफ होना शुरू हो जाता है। जब सूर्य मध्य रेखा से उत्तर की तरफ जब झुके रहते हैं तो उत्तरायण और दक्षिण की तरफ झुके रहते हैं तो दक्षिणायन। तो सूर्य कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक यह दक्षिणायन रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा चक्र चलता रहता है और इसी चक्र के आधार पे हमारी ये सारी धुरियां घूमती हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी गुरु जी। आप लोग बोल भी नहीं रहे थे कि मोबाइल हमारी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। गुरु जी ये समझ में तो आ गया, एक संवत से एक सवाल पूछ सकते हैं अभी? क्या हुआ? गुरु जी यहाँ तक तो आपने जितना बताया ना समझ में आ गया। एक मतलब एक छोटा सा डाउट था ये संवत वाले में, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं अभी लास्ट में? क्या मेरे को मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ तो पर गुरु जी मतलब अभी वो प्रश्न पूछे कि क्या कक्षा के लास्ट में? कक्षा के लास्ट में ही प्रश्न के लिए समय रखा गया है। एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि कक्षा के अंत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? नहीं गुरु जी समझ अच्छा, में आ गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक चीज कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो उत्तरायण है वह देवताओं का दिन होता है और जो दक्षिणायन होता है वह देवताओं की रात्रि होती है। इसीलिए सभी शुभ कर्म उत्तरायण में करना ज्यादा प्रशस्त कहा गया है। दक्षिणायन में शुभ कर्मों को मना किया जाता है कि शुभ कर्म नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से आ, सबसे जो प्रशस्त शुभ कर्मों के लिए समय है वह सूर्य का उत्तरायण होना ही कहा जाता है। तो अपने दिमाग में एक सूत्र बैठा लो आप लोग। सूत्र क्या है? सूर्य कर्क संक्रांति से लेकर के धनु संक्रांति तक जब रहता है तो दक्षिणायन सूर्य कहलाता है, और जो ही सूर्य मकर राशि पे जाता है और मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि पर्यंत सूर्य उत्तरायण कहलाता है। और ये बहुत ही शुभ मास शुभ समय होता है। ये चीज बिल्कुल कंफर्म है आप लोगों को? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है दक्षिण गोल। दक्षिण गोल दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ भैया? तो जैसे अयन दो होते हैं वैसे गोल भी दो होते हैं। गोल का मतलब आपका ध्रुव हो गया, सीधा सीधा शब्दों में समझो। एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया। जो उसके दोनों के मध्य बिंदु हैं, मान करके चलो इस भाव से समझो कि आकाश के दो भाग इस प्रकार से हो जाए कि ऊपर का के भाग का मध्य में आकाश का उत्तर ध्रुव और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिण ध्रुव होता है। तो दोनों ध्रुव जो होते हैं वही गोल कहलाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि सूर्य ये कौन सा गोल है, कौन से गोल में सूर्य चल रहा है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका सूत्र होता है, जस्ट उसी का परिवर्तित हो जाता है। सूत्र क्या है इसके लिए भैया? कहा मेष राशि से अब गिनना प्रारंभ करिए। मेष राशि से 6 राशि पर्यंत, मेष राशि से लेकर के अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशियों तक सूर्य जब रहता है तो उत्तर गोल कहा जाता है और तुला से लेकर के मीन तक दक्षिण गोल कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे हिंट आप लोग लिख लिया करो, चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। एक आप लोग कोटेशन नोटेशन बनाते जाइए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। क्या हमने कहा? गोल क्या है? दोनों ध्रुवों को आप समझ लो कि हमारे पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक ऊपर एक नीचे,
और जिसपे हमारी पृथ्वी जो है वह गोलाकार घूमती चली जा रही है। तो उसमें जो है वह कौन सा गोल है, तो याद रखेंगे हम मेष राशि से लेकर के, मेष राशि से लेकर के, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक, 6 राशियों तक सूर्य जब रहता है तो 6 राशियों तक सूर्य के रहने से कौन सा गोल होता है, मेष से लेकर के कन्या तक 6 राशियों में उत्तर गोल होता है, और तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत दक्षिण गोल कहा जाता है। हम लोग जब संकल्पादि करते हैं तो क्या कहते हैं, पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्य, अभी हम बोल लेंगे तो इस समय बोलेंगे उत्तरायणे या सौम्यायने, दक्षिण गोलयो या उत्तर गोलयो हो, या सौम्य गोलयो हो, याम्य गोलयो हो। तो ये हमें संकल्प में बोलने के लिए कि सूर्य की इस समय जब हम कर्म करने जा रहे हैं तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसका ज्ञान हमें पंचांग में तो हो जाता है, पर मान के चलिए कि कदाचित पंचांग आपके पास न हो तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा अयन चल रहा है, कौन सा गोल चल रहा है। तो उसके लिए आपको सूर्य के बारे में जानना अनिवार्य होगा। सूर्य वर्तमान समय में किस संक्रांति पे है, अर्थात सूर्य की स्थिति इस समय क्या है, सूर्य कहाँ पर है। तो ये चीजें अमूमन पंचांग में आगे बताएंगे तो आपको वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सूर्य की उस स्थिति का जब हम ज्ञान करते हैं, सूर्य की उस स्थिति को हम समझते हैं, तो हमें पता चल जाता है सूर्य की स्थिति के आधार पर हम गोल का निर्धारण कर पाते हैं। हो गया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हो, यहां तक किसी को कोई समस्या है? संबत हो गया, शक हो गया, अयन हो गया, गोल हो गया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, नहीं गुरुदेव। कोई डाउट? नहीं गुरुदेव। अब उसके बाद क्या लिखा है, देखो ऋतु लिखा है, दिखाई पड़ रहा है? जी, वसंत ऋतु है। अभी लिखा हुआ है इस पे वसंत ऋतु, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वसंत ऋतु ही चल रही है? हम कैसे जान पाएंगे कि अभी वर्तमान समय में वसंत ऋतु चल रही, कौन सी ऋतु चल रही है, इसका हमें ज्ञान कैसे होगा? कौन सी ऋतु इस समय चल रही है, इसका ज्ञान कैसे हो पाएगा? तो इसके ज्ञान के लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट रुको, हम यहां से इसकी शेयरिंग ऑफ कर दें। हे राम। देखिए कदाचित कई पेज खुल गए हैं, अभी हम वर्तमान समय की ही बात करते हैं। अभी जो हमने पेज खोला था उस पेज को खोल छोड़ दीजिए, ये पकड़ लो, इससे पढ़ो, पंचांग यहाँ पे है ना, इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो, देखो इस पे सब लिखा है, इसको बड़ा करके आराम से। तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष, मतलब अभी जो महीना चल रहा है, हम इस चीज को इस महीने के अनुसार वर्तमान समय में क्या चल रहा है, हमने जो आपको दिखाया वो तो पीछे का था, अभी हम लोग वर्तमान समय को देखते हैं। वही सेम चीज अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अभी वर्तमान में आगे आपको बता देंगे कि कौन सा किस सी संक्रांति चल रही है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इस समय सूर्य जो है वह सिंह राशि पे है, सूर्य सिंह राशि पे है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखना शुरू करिए, सूर्य सिंह राशि पे है तो आपका सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि सूर्य जब मिथुन राशि के बाद चलता है तो दक्षिणायन हो जाता है। तो सूर्य जो है इस समय क्या हुआ, उत्तरायण हुआ कि दक्षिणायन? गुरुजी दक्षिणायन।
लिखा भी है दक्षिणायन, आपका सूत्र बराबर है। उसके बाद अगला सूत्र कहता है गोल योहो। गोल क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा है, लिखा उत्तर गोल यो है। तो उत्तर गोल योह का मतलब आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत, इसको नोट करके आप लोग रखिए, मेष राशि से कन्या राशि तक सूर्य के रहने पर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। स्क्रीन दिख रही है? गुरुदेव आपका फोटो दिख रहा है। स्क्रीन भी दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। कुछ शेयर नहीं हो रहा है गुरुजी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है गुरु। देखता हूं। अब दिखा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ठीक है, अब यहां पर हम सूत्र नोट कर लीजिए, हम एक एक लाइन में इसको नोट कर लीजिए। सूर्य लिख लीजिए, सूर्य जब कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक का रहता है, सूर्य कर्क राशि से धनु राशि पर्यंत दक्षिणायन सूर्य कहलाता है, और मकर राशि से मिथुन राशि पर्यंत उत्तरायण कहलाता है। मिथुन राशि से तक, मकर राशि से मिथुन राशि पर्यंत सूर्य उत्तरायण कहलाता है। अब गोल की बात कर लेते हैं। मेष राशि से कन्या राशि तक सूर्य उत्तर गोल होता है, और तुला राशि से मीन राशि तक सूर्य दक्षिण गोल होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, पर कभी मिसप्रिंट हो जाए, वहां पे छपा ही ना हो या कोई बात हो गई कट गया, तब आपको, आप कहीं बैठे हुए हैं, वहां नेटवर्क नहीं है और आपके पास मोबाइल नहीं है या कोई आपके पास पंचांग नहीं है और आपको संकल्प आदि बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? तो आपको पता, इतना तो पता रखना है भाई कि साल में 12 राशियों पे सूर्य जाएंगे, तो वर्तमान समय में सूर्य किस राशि पे है ये आपको पता हो जाए। बस सूर्य जिस राशि पे है उसके अनुसार आप क्या क्या पता लगा लोगे, सूर्य की राशि का पता हो जाएगा, तो आप उसका अयन, गोल और ऋतु, तीन चीज को कंफर्म कर जाओगे। ये कंफर्म है, तो इसके लिए आपको सूर्य की राशि का पता होना अनिवार्य है। तो इसके हिसाब से आप इसको लिख लीजिए। सूर्य का गोल क्या होता है, फिर से समझ लो, मेष से कन्या पर्यंत सूर्य उत्तरायण रहता है, और तुला से लेकर के मीन राशि उत्तर गोल रहता है, और मीन राशि पर्यंत दक्षिण गोल रहता है। 6 राशि उत्तर और 6 राशि दक्षिण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जी नहीं गुरुदेव। अब बात आती है ऋतुओं की, यहां समस्याएं हो जाती हैं लोगों को। तो ऋतुओं के बारे में कैसे पता करें भैया, ऋतुओं को कैसे जाने हम? तो उसके लिए भी हमें सूर्य की राशियों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, वहीं से हमारे ऋतुओं की गणना प्रारंभ होती है। सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? जब मकर राशि से मिथुन राशि तक रहते हैं।
तो अब यही मकर राशि से दो दो राशियां सूर्य की याद करके और वहीं से आप लोग ऋतु बना लो। दो दो राशियों को क्रम से बैठा दो और आपका ऋतु तैयार हो जाएगा। जैसे सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अर्थात मकर और कुंभ, इन दो राशियों में शिशिर ऋतु चलती है। ऋतुओं में भाई, और कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लो भैया, म्यूट कर लो भैया, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो रहा है। सूर्य जब मकर राशि से प्रारंभ करते हैं तो मकर राशि और कुंभ राशि में जब सूर्य रहते हैं तो उस समय हमारा शिशिर ऋतु चलता है। जब मीन और मेघ पे सूर्य चले जाते हैं मीन और मेघ पे सूर्य के जाने पर बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। वृष और मिथुन पे रहते हैं तो ग्रीष्म ऋतु चलता है। इस प्रकार से ये ऋतु आपके हो गए, ये सूर्य के उत्तरायण के ऋतु हो गए। हो गया ना, 3 ऋतु उत्तरायण और 3 ऋतु दक्षिणायन। 12 महीने होते हैं तो 6 ऋतुएं होती हैं, तो 12 का आधार था 2-2 महीने एक एक ऋतु रहती है। तो रहती कैसे है, उत्तरायण से गणना होता है। 3 ऋतु जो है वह उत्तरायण के हैं। कौन कौन से, का शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये उत्तरायण के हैं। और ग्रीष्म के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब चौथा और पांचवा अर्थात कर्क और सिंह पे जब सूर्य रहते हैं तो उस समय उस समय वर्षा ऋतु चलती रहती है। जब सूर्य कर्क और सिंह पे होते हैं तो वर्षा ऋतु चलती है। जब सूर्य कन्या और तुला पे रहते हैं तो शरद ऋतु चलती है। और पुनः वृश्चिक और धनु पे सूर्य के रहने पर हेमंत ऋतु चलती है। इस प्रकार से ये ऋतुओं का वर्णन हो गया। इस प्रकार से ये ऋतुएं चलती हैं। ऋतुओं का मान इसी प्रकार से होता है। ये पंचांग में आपको ऊपर का ऊपर सब दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। जी गुरुदेव। नहीं गुरुजी, बिल्कुल, क्या नहीं, भारतीय ज्योतिष संस्थान दिख रहा है। नहीं, भैया स्क्रीन सबको दिख ये रहा है प्रॉब्लम गुरुजी। है। कभी कभी आप लोग अपना भी नेटवर्क चेक कर लिया करिए मेरे भैया। एक बार स्क्रीन छोटी करके बड़ी कर दीजिए, आ जाएगा सही से, बाकी सबको दिख रहा क्लियर। अब आप लोग, अब किसी इसी में कोई हमसे पूछेगा गुरुजी आपने ये चीज तो बताया, कहीं प्रमाणित है कि हो अपने मन से बताए हैं, पूछ सकते हैं। तो ये समझिए, किताब है बृहत ज्योतिष सार। 1 मिनट में आ रहा हूं। एक मिनट चालू रखिए बस। जी नमो नमः। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है पर बाकी चीजें ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि इसका कोई प्रमाण भी है, तो हम प्रमाण बता देते हैं आपको। इसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं आसानी के साथ। बृहद ज्योतिष सार, बृहद ज्योतिष पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत या बृहद ज्योतिष सार में ये चीजें लिखी हुई हैं।
मकरादिखच्चभ्यस्थे सूर्ये सौम्यायनम तथा कर्कादिराशि सेवकस्ते बुधैर्याम्यायनम स्मृतम। ये अयन की बात हो गई। और गोल के लिए बताया मेघादिराशि खटके च सौम्य गोल प्रकीर्तित तुलादिराशि खटके तुयाम्य गोलस्तथैव च। अर्थात मेघ राशि से 6 राशि तक सौम्य और तुला से 6 राशि तक दक्षिण गोल होता है। और वैसे ही अयन की बात भी हमने आप लोगों को बता दी है। कोई समस्या हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, फिर अगले क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऋतुओं के लिए सूत्र आता है मृगादिराशि द्वय भानुभोगात् खडर्तव शिरोषि शिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वेन्मन्तनामा कथितोऽपि षष्ठः। मकर और कुंभ में सूर्य के रहने पर शिशिर, मीन मेघ में बसंत, मेघ मिथुन वृक और मिथुन में ग्रीष्म, ये 3 आपके उत्तरायण के हो गए। कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद और वृश्चिक धनु में हेमंत ऋतु होता है। यह चीजें आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, गुरुदेव। सुंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ऋतुओं के बाद आता है मास, महीना। महीना में हम लोगों को बड़े ध्यान से ये चीजें देखना है। थोड़ा सा हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इधर नहीं चल रहे हैं, अभी बाकी चीजों को यहां आप उठा करके देखिए तो लिखा हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है, ये महीना है। कौन सा महीना है? यह चंद्रमा के गति के आधार पे, चंद्रमा के आधार पे चलने वाला मास है। हाँ, इसे चंद्रमास कहा जाता है। यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक चलता है। जब तिथियों को पढ़ेंगे आप तो आसानी के साथ देखेंगे। यहाँ देखिए तिथियां लिखी हुई हैं, यहाँ 1 से 15 तक की गिनती लिखी हुई है। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ 1 से 14 तक की गिनती बराबर लिखी है, लेकिन बाद में 30 लिखा हुआ है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर के, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के और यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह चलती है। इसलिए इसे जो है वह चंद्रमास कहा जाता है। यह चंद्रमा की तिथियों के आधार पर यह महीना चलता है। दूसरा होता है सौर मास। सौर मास हमने पीछे आपको बता दिया। सौर मास कौन सा मास है, कैसा है? सौर मास के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य के आधार पे, सूर्य जैसे जैसे बदलता रहता है, जैसे सूर्य जिस राशि पर रहता है वही उसकी राशि है। और जब एक राशि को पूर्ण करके वह अगली राशि पर जाता है तो 1 महीना पूरा हो जाता है और वह दूसरा महीना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मेष राशि पर है तो सूर्य मेष राशि से बढ़कर के वृष राशि पे गया तो मेष राशि का अर्थात पूरा हो गया। अब उस समय वर्तमान समय में दूसरा अर्थात वृष की संक्रांति प्रारंभ हो जाती है, वृष राशि वहां से प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से यही कहते हैं। जैसे इस समय ध्यान रखना, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस समय जो दूसरी राशि होती है उसी की संक्रांति कही जाती है। जैसे आप लोग जब पंचांग के बारे में जानने जाएंगे, पंचांग इत्यादि के बारे में आप लोग करेंगे, पंचांग के बारे में तैयारी करेंगे तो वहां पर संक्रांतियों की बात आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य जिस राशि में रहता है वही उसकी संक्रांति कही जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सूर्य इस समय सिंह राशि पे है और हमने पूछ दिया कि भैया इस समय कौन सी संक्रांति सूर्य की चल रही है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? सिंह की संक्रांति। सिंह की संक्रांति। उस समय बताओगे कि इस समय वर्तमान समय में सिंह की संक्रांति चल रही है। तो यही इसका सूत्र होता है, यही इसका नियम होता है। ये क्लियर है? तो आपका चंद्रमास सौर मास पूरा हो गया। अब देखो, अब आता है
नक्षत्र मास। अब एक महीना आता है नक्षत्र मास। भैया 27 ही नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र के बाद फिर पहली नक्षत्र अर्थात अश्विनी से शुरू होता है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आगे आएगा तो नाम वगैरह सब आपको लिखाऊंगा। तो अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र तक ये 27 नक्षत्र हैं। जब ये 27 नक्षत्र क्रम से पूरा हो जाते हैं और पुनः अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाती है, जब पुनः 28वीं नक्षत्र के रूप में पुनः वही नक्षत्र आ जाती है, तो रेवती नक्षत्र जो पूरा होती है, यह 27 दिन का समय पूरा होता है, एक मास पूरा माना जाता है। कौन सा मास कहा जाता है इसको? अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक महीना और होता है जिसको सावन मास कहते हैं। सावन मास किसको कहा जाता है? आज के सूर्योदय से लेकर के सूर्य उदय तक, आज के सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक। जैसे आज सूर्य उदय हुआ, मेघ की संक्रांति, तो आज सूर्य उदय हुआ, अगले सूर्य के उदय तक जो समय होता है वह एक सावन दिन कहा जाता है। और ऐसी एक महीना व्यतीत हो जाता है तो एक श्रावण मास कहा जाता है। पर